गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम ग्लिसरॉल पढ़ रहे थे, ग्लिसरॉल की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे। रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ते हुए सोडियम के साथ अभिक्रिया, HCl के साथ अभिक्रिया, PCl5 के साथ अभिक्रिया, HBr के साथ अभिक्रिया, फास्फोरस प्लस Br2 के साथ अभिक्रिया, HI के साथ अभिक्रिया, फास्फोरस प्लस I2 के साथ अभिक्रिया, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, ऑक्जेलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया और एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया हमने पढ़ ली थी। उससे आगे अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अभिक्रिया। तो ग्लिसरॉल की अभिक्रिया काफी सारी अभिक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से इनको देखते रहिए। चलिए आगे है एसिटिलिक अम्ल की अभिक्रिया। एसिटिलीकरण की अभिक्रिया देखिए, एसिटिलीकरण की अभिक्रिया के लिए एसिटिलीक कारक चाहिए। एसिटिलीक कारक जो है वो दो अभिक्रमक जो है उनको हम एसिटिलीक कारक के रूप में नाम रखते हैं। एक तो है CH3COCl, एक है CH3COOCOCH। यानी कि एसिटिलीक कारक के रूप में हम एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड दोनों को ही काम में लेते हैं। एसिटिलीकरण अभिक्रिया का उपयोग किसी भी यौगिक में उपस्थित OH समूह की संख्या का पता लगाने के लिए किया जाता है। यानी कि किसी भी यौगिक में कितने OH समूह उपस्थित हैं, ये एसिटिलीकरण की अभिक्रिया द्वारा पता लगता है। क्योंकि अगर हमने एसिटिलीकरण की अभिक्रिया करवाई किसी भी यौगिक की, अगर उसने एक CH3COCl यानी एक एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया की है तो उसमें एक OH समूह, दो के साथ किया तो 2 OH समूह, 5 के साथ किया तो 5 OH समूह है। जो ये अपने शर्कराएं जो होती है ग्लूकोज फ्रक्टोज, इनमें भी OH समूह की संख्या का पता लगाने के लिए एसिटिलीकरण अभिक्रिया का ही उपयोग करते हैं। तो चलिए हम इसकी बात करते हैं ग्लिसरॉल की। ग्लिसरॉल में भी OH समूह की संख्या का पता लगाने के लिए इसी अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। वो अभिक्रिया किस तरह से होती है वो देखिए। देखिए, अगर हम इसके अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड, ये है एसिटिल क्लोराइड, और ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं तो जितने OH होते हैं उन पर सब पर एसिटिलीकरण हो जाता है। और देखिए क्या बनता है, और कोरस्पोंडिंग क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। यहां से Cl और यहां से H निकल जाता है, HCl दोनों बाहर निकल जाते हैं। HCl बाहर निकलने के बाद कोरस्पोंडिंग क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। और ये कोरस्पोंडिंग एस्टर में कितने मॉलिक्यूल एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के उपयोग में आए हैं उस आधार पर उसमें OH समूह की संख्या का पता लगाया जाता है। क्योंकि एक OH समूह एक एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो ट्राई एस्टर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। भाई ऑक्सीकरण की अभिक्रिया क्या है और किस तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है इसकी। देखिए, हम ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को पढ़ने से पहले हम दो चीजों को देखेंगे। एक तो होता है सैद्धांतिक, एक होता है व्यवहारिक। सैद्धांतिक क्या, कि ऑक्सीकरण किस किस तरह से हो सकता है, क्या क्या बन सकता है, भाई क्या क्या बनने की संभावना है यहाँ ऑक्सीकरण से, तो वो तो सैद्धांतिक बात हो गई। व्यवहारिक में कौन से अभिक्रमक से क्या बनता है वो व्यवहारिक पद है। तो देखिए ऑक्सीकरण किस तरह से होता है वो देखिए। तो
ये है ग्लिसरॉल। इसका अगर ऑक्सीकरण करवाया जाए, देखिए आप ध्यान से देखना, अगर इसका ऑक्सीकरण करवाया जाए और इस कार्बन का अगर ऑक्सीकरण हो जाए इस OH का, तो OH के यानी मैं एक बार फिर से आप लोगों को पहले भी कई बार बता चुका हूं, मैं रिपीट कर देता हूं कि कोई भी एल्कोहल होता है, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड या कीटोन। और एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल तो उसके ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड और 2 डिग्री एल्कोहल तो उसके ऑक्सीकरण से कीटोन बनता है। तो पहले स्टेप में एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड या कीटोन यानी कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। उससे आगे अगर और ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो एल्डिहाइड और कीटोन आगे ऑक्सीकरण के पश्चात कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट होते हैं। तो पहले स्टेप में एल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन और दूसरे स्टेप में एल्डिहाइड कीटोन से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। तीसरे स्टेप में कार्बोक्सिलिक अम्ल से CO2 प्लस जल बन जाते हैं, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऑक्सीकरण की ये स्टेप टू स्टेप प्रोसेस है, हम उसी की बात करेंगे। तो अगर इसका 1 स्टेप में ऑक्सीडेशन करवाया जाए तो पहले स्टेप में ये एल्कोहल से एल्डिहाइड बन जाएगा और देखिए बनेगा ये CHO CHOH CH2OH कि इसका ऑक्सीकरण हो जाए तो ये बन जाएगा, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल का एल्डिहाइड तो ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसका फिर ऑक्सीकरण करवाया जाए और अगर इसकी जगह इसका भी ऑक्सीकरण हो जाए, इसका दोबारा से ऑक्सीकरण हो जाए तो कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड से ग्लिसरिक अम्ल बन गया। ग्लिसरिक अम्ल बन गया, अम्ल बन गया तो ग्लिसरिक अम्ल क्या है। अगर साथ में ही इसका ऑक्सीकरण हो जाता डायरेक्ट COOH में तो देखिए ये बन सकता था। जी दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या बन जाता? कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता। तो इसको बोलते हैं टार्ट्रोनिक अम्ल। क्या बनता है? टार्ट्रोनिक अम्ल बोलते हैं। अगर इसका और ऑक्सीकरण करवा दिया जाए तो इनका तो हो चुका, अब बीच वाले एल्कोहल का ऑक्सीकरण से कीटोन बनेगा तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए तो इसको बोलते हैं मीजो ऑक्जेलिक अम्ल। क्या बन जाता है? मीजो ऑक्जेलिक अम्ल बन जाता है। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन आगे फिर ऑक्सीकरण करवा देते हैं तो देखिए ये बीच का जो है, ये बीच का CO हो जाए, ये CO ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 के रूप में बाहर निकल जाता है और ये बन जाता है ऑक्जेलिक। क्या बन जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल बन जाता है। इस ऑक्सैलिक अम्ल का आगे और अगर ऑक्सीकरण अपन करवा देते हैं तो बन जाता है CO2 प्लस जल। क्या बन जाता है? CO2 प्लस जल। यानी ऑक्सीकरण का जो अंतिम उत्पाद है वो CO2 और जल होता है। चलिए तो CO2 प्लस जल बन जाता है। देखिए अब देखिए कि अगर इसका अगर ऑक्सीकरण करवाया जाए तो अगर बीच वाले का ऑक्सीकरण हो जाए डायरेक्ट सीधा इसका बीच वाले का तो देखिए क्या बनेगा? CH2OH C442 CH2OH ये बन जाएगा। देखिए ये क्या है, अगर ये OH और OH यहाँ पर नहीं होते, ये OH OH नहीं होते तो ये एसीटोन होता। तो अभी क्या हो गया? 1,3 डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, या मैं डायरेक्ट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन इसको कह देता हूं। ये बन गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बन गया। तो ऑक्सीकरण से
ग्लिसरॉल के ऑक्सीकरण से जो है ये विभिन्न प्रकार के उत्पाद बन सकते हैं। ग्लिसरॉल से पहले अल्फा कार्बन पे होता है तो ग्लिसरॉल्डिहाइड, उसका आगे और हो जाता है ग्लिसरीक अम्ल, दूसरे अल्फा कार्बन का भी हो जाता है तो टार्टोनिक अम्ल, और बीच वाले कार्बन का अगर साथ में हो जाता है टार्टोनिक अम्ल से आगे ऑक्सीकरण तो मेसोऑक्जेलिक अम्ल, फिर उससे अगर हो जाता है तो ऑक्सैलिक अम्ल और CO2 और H2O। और अगर डायरेक्ट बीटा कार्बन का हो जाए तो ये बन जाता है ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। देखिए अब देखिए अगर ये ग्लिसरॉल से देखिए अगर हम ग्लिसरॉल से तनु HNO3 और तनु HNO3 के साथ अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो ये बनता है टार्टोनिक अम्ल और ग्लिसरीक अम्ल। ग्लिसरीक अम्ल और टार्टोनिक अम्ल बनता है तनु HNO3। अगर हम ग्लिसरॉल को सांद्र HNO3 देते हैं तो ग्लिसरीक अम्ल बनता है। तो क्या बन जाता है ग्लिसरीक अम्ल बन जाता है। देखिए अगर हम इसको ग्लिसरॉल को FeSO4 plus H2O2 FeSO4 plus H2O2 इसको मिलाकर के दोनों को मिलाकर बोलते हैं फेंटोन अभिकर्मक। फेंटोन अभिकर्मक अगर फेंटोन अभिकर्मक दे देते हैं तो बन जाता है इससे ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो बन जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। भाई ग्लिसरीक अम्ल को अगर फेंटोन अभिकर्मक दे देते हैं तो ग्लिसरॉल्डिहाइड बन जाता है। आगे देखिए अगर हम ग्लिसरॉल को हमने तनु HNO3 दिया, ग्लिसरीक अम्ल टार्टोनिक अम्ल बन गया, सांद्र HNO3 दिया ग्लिसरीक अम्ल बन गया। अगर हमने FeSO4 plus H2O2, मैं रिपीट करता हूं ठीक से दिख नहीं रहा हो तो FeSO4 plus H2O2 यानी कि फेंटोन अभिकर्मक दे दिया तो ग्लिसरॉल्डिहाइड बनेगा। अगर हम KMnO4 दे दें, क्या दे दें KMnO4, इधर लिख देता हूं सॉरी बात तो पर ग्लिसरॉल की कर रहे ना। अगर ग्लिसरॉल को KMnO4 और H+ वो भी क्या गरम KMnO4 H+ अगर दे देते हैं तो मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है ऑक्सैलिक अम्ल। मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है ऑक्सैलिक अम्ल बनता है। अगर इसको हम बिस्मिथ नाइट्रेट दे देते हैं, क्या देते हैं बिस्मिथ नाइट्रेट, तो ये वाला डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, इसको मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना देता हूं। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। तो मैं रिपीट कर देता हूं आपको ये बात करके। ये तो हमने सैद्धांतिक बात की थी कि एल्को जो है ग्लिसरॉल जो होता है उसके ऑक्सीकरण से क्या क्या बन सकता है। हम प्रायोगिक बात करेंगे। प्रायोगिक बात में कहेंगे ग्लिसरॉल जो है उसका तनु HNO3 से अगर हम ऑक्सीकरण करवाते हैं तो हमको ग्लिसरीक अम्ल और टार्टोनिक अम्ल बनता है। अगर हम सांद्र HNO3 से करवाते हैं तो ग्लिसरीक अम्ल मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। अगर KMnO4 से करवाते हैं अम्लीय KMnO4 गर्म करके तो हमको ऑक्सैलिक अम्ल मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। अगर हम फेंटोन अभिकर्मक FeSO4 plus H2O2 को फेंटोन अभिकर्मक कहते हैं
तो उससे हमको ग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है। और अगर हम बिस्मुथ नाइट्रेट के साथ ग्लिसरॉल की अभिक्रिया करवाते हैं तो आपको डाइहाइड्रोक्सिल एसीटोन मुख्य उत्पाद के रूप में मिलता है। तो ये था ग्लिसरॉल का ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है अगली अभिक्रिया है निर्जलीकरण। लास्ट अभिक्रिया है ग्लिसरॉल की लास्ट अभिक्रिया, इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाएगा। निर्जलीकरण देखिए ग्लिसरॉल CH2 OH सर 2 मिनट और रुकिए ना। OH देखिए ग्लिसरॉल की लास्ट अभिक्रिया है और इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का हम अगर H2SO4 या P2O5 के साथ अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो इसका निर्जलीकरण हो जाता है। और निर्जलीकरण किस तरह से होता है वो देखिए, मैं यहां पर इसको बना रहा हूं आपको। ये OHC HC OH OH निकल जाते हैं। देखिए ये निकलने के बाद यहां पर बचेगा CH2, यहां बचेगा C और यहां बचेगा CHOH। देखिए अब यहां पर इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा यहां पर, क्योंकि यहां से 2 ग्रुप निकल गए, यहां से 2 ग्रुप निकल गए। तो एक ग्रुप यहां से निकला, एक ग्रुप यहां से निकला, एक डबल बॉन्ड बना, ये ग्रुप निकला, एक ग्रुप निकला, एक डबल बॉन्ड यहां, तो ये बन गए 2 डबल बॉन्ड। अब देखिए यहां से ये बॉन्ड इधर से इधर और ये बॉन्ड इधर से इधर, तो इसको बोलते हैं चला व्यवधान। इसको बोलते हैं चला व्यवधान टोटोमेरिज्म। तो इसमें टोटोमेरिज्म होगी और टोटोमेरिज्म के द्वारा ये अल्कोहल जो है वो ये बॉन्ड इधर से इधर और ये इधर से इधर, तो ये बनेगा देखिए CH2 डबल बॉन्ड C और इस C पर ये H चला जाएगा तो CH, ये यहां पर एकल बंध रहेगा और ये CH डबल बॉन्ड O, जिसको मैं देखिए इस तरह से बना रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। इसको बोलते हैं एक्रोलीन, जिसको क्या बोलते हैं एक्रोलीन कहते हैं। तो यानी कि एक्रोलीन बन जाता है। जब ग्लिसरॉल का H2SO4 या P2O5 के साथ निर्जलीकरण करवाया जाता है तो वहां पर 2 H2O के अणु बाहर निकल जाते हैं। कितने? 2 H2O के 2 जल के अणु बाहर निकल जाते हैं और एक अल्कोहल बनता है जो चलाव्यवता के द्वारा एक्रोलीन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी एक्रेल्डिहाइड को एक्रेल्डिहाइड बोलते हैं, एक्रोलीन भी बोलते हैं, एक्रोलीन बन जाता है। तो ये थी ग्लिसरॉल की निर्जलीकरण की अभिक्रिया। ये ग्लिसरॉल की लास्ट अभिक्रिया थी। इसी के साथ अल्कोहल वाला चैप्टर खत्म हुआ। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल खत्म हो गया। तो इसी के साथ ये यूनिट खत्म। थैंक यू। इससे आगे का हम जो है नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हमने कर रखी है थर्मोडायनामिक्स। हम थर्मोडायनामिक्स को पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम दूसरी यूनिट जो है इनऑर्गेनिक की कोई एक यूनिट और स्टार्ट कर लेंगे और उसको भी कंटिन्यू चल देंगे। थैंक यू।